हेलो फ्रेंड्स, ये चल रहा है एनसीईआरटी सीरीज में हम एक सिंगल वीडियो में सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेंगे। आज का हमारा वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 का फिजिक्स का जो है एटम्स के सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक सिंगल वीडियो में देख लेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक इंट्रो धमाकेदार। आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज में हो तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अनअकैडमी का 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल रहा है। आपने एकदम सही सुना, सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल रहा है। और उसके बाद अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लोगे जो है क्रैशअप, तो उसके आप इस 299 के ऊपर से और 10% का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आपको क्या करना है कि मेरा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्रिप्शन का लिंक, उस पर क्लिक करना है और आपको मेरा कोड यूज़ करना है क्रैशअप। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे? अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में लाइव पढ़ सकते हो और ये क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं। आप अपने डाउट्स भी इंडिया के टॉप फैकल्टी से पूछ सकते हो। इसके साथ आपको मिलती है 24/7 राउंड द क्लॉक डाउट सॉल्विंग, साथ में पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग और इसके साथ में आपको मिलता है बहुत सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस। पता तो चलना चाहिए हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ में आप टॉप फैकल्टी से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको जो कोर्स चाहिए आप उसको ले सकते हो और आपको उन सभी की पीडीएफ भी मिलती है। जी हाँ, नोट्स की पीडीएफ मिलती है जिससे आप बाद में आराम से रिविजन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर मौका नहीं है अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का। सिर्फ 299 और उसमें मेरा कोड लगा लोगे तो आपको मिलेगा और भी कम होकर के आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि मेरी जब भी लाइव क्लास होगी उसको आप साथ में पढ़ पाओगे। एंड यूज माई कोड क्रैशअप ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Choose the correct alternative from the clues given at the end of each statement. तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें से चूज करना है। The size of the atom in Thomson's model is dash the atomic size in Rutherford's model. तो हमारे पास थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल था, उसमें क्या बोला गया था कि हमारे पास एक इस तरीके से एटम होता है जिसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और छोटे छोटे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था? रदरफोर्ड के मॉडल ने बोला था कि पूरा का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटे से, जिसको न्यूक्लियस बोला गया, उस न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बाकी जगह इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मॉडल में डिफरेंस हमें समझ में आ गया, लेकिन कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि यार ये वाला डायमीटर ज़्यादा था या ये वाला डायमीटर ज़्यादा था। और उस वक्त के एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से दोनों को ही बराबर माना गया था। तो नो डिफरेंट फ्रॉम हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। In the ground state of one of these two models, electrons are in stable equilibrium, while in the other model, electrons always experience a net force. तो हमारे पास थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था कि पूरा पॉजिटिव मास था एक, उसके अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चिपके हुए थे, तो वो स्टेबल थे, वो रुके हुए थे, वो कहीं मूव नहीं कर रहे थे। जबकि रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है, न्यूक्लियस एक सेंटर में इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, एग्जैक्टली प्लैनेटरी मोशन की तरह। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको खींच रहा होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, यानी उसके ऊपर हमेशा एक इस तरीके से फोर्स लग रहा होता है। तो हमारे पास पहला वाला केस आ जाएगा थॉमसन्स मॉडल, दूसरा आ जाएगा रदरफोर्ड्स मॉडल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन दिस मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। इसमें हमारे पास देखो, डूम टू कोलैप्स का मतलब क्या हो गया? वो कोलैप्स करने वाला है। अब कैसे कोलैप्स करेगा? यहाँ पर तो देखो सब चीज़ें रुकी हुई हैं, कोई चीज़ मूव नहीं कर रही होती, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए बूंदी के लड्डू की तरह। यहाँ पर रदरफोर्ड ने जब बताया था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इस तरीके से होते हैं कि ये प्लैनेटरी मोशन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? उसमें देखो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी कि सेंटर की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर हमें ये भी पता है कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेट करता है तो वो ईएम वेव्स निकालता है, और ईएम वेव्स निकलेंगी तो उन वेव्स की कुछ एनर्जी होगी। वो एनर्जी आएगी कहाँ से? ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर काट रहा था उसी की एनर्जी यूज होती जाएगी। तो यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती चली जाएगी, तो मे बी उसकी वेलोसिटी कम होगी और धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा।
तो इसी चीज़ को रदरफोर्ड समझा भी नहीं पाए थे कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, गिर क्यों नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन उसमें। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड्स मॉडल। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। An atom has nearly continuous mass distribution in a model but has a highly non-uniform mass distribution in। तो हम जानते हैं कि इस थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में पूरे में पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ था और पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ उन्होंने मास को भी पूरे में बिखरा हुआ माना था। लेकिन रदरफोर्ड के एग्जाम्पल्स एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास एक छोटे से न्यूक्लियस में होता है, यानी कि बाकी का पूरा जो एटम है वो पूरा का पूरा खाली है। इसका मतलब बहुत सारी जगह खाली है, एकदम से अचानक से बहुत ज़्यादा मास बढ़ गया है, तो डेंसिटी अनइवन है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे पास एन एटम हैज़ नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल बट हैज़ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इन रदरफोर्ड्स मॉडल। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड्स। और अब देखते हैं लास्ट पार्ट। The positively charged part of the atom possesses most of the mass in Rutherford's model or both model। तो यहाँ पर हमें ये तो पता है रदरफोर्ड के मॉडल में सारा का सारा चार्ज और ऑलमोस्ट सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एक इस तरीके से न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। लेकिन थॉमसन्स मॉडल में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो थॉमसन ने करी दी थी, तो उन्हें ये पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है एटम के मास के कंसिडरेशन में। तो यहाँ पर भी आप देखोगे अगर इसमें से आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो अब बचेगा बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास। तो अब यहाँ पर भी चार्ज और मास उतना ही है, बस वो एक छोटे से पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इस मॉडल की तरह, बल्कि पूरे में फैला हुआ है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा बोथ मॉडल। दोनों में ही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है उसी के पास ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। दोनों ही केसेस में वो बात सही है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर वो चार्ज और वो मास दोनों बहुत ही छोटे से एक न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। Suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place. हाइड्रोजन 14 केल्विन के नीचे सॉलिड होती है। What results do you expect? पहले तो देख लेते हैं ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था, उसमें क्या हुआ था, यहाँ पर गोल्ड का अगर इस तरीके से एटम होता है बड़ा सा तो सारा का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से न्यूक्लियस पे होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें चार्ज होता है +2, मास होता है उसका 4 एटॉमिक मास यूनिट के आसपास। यहाँ से इस तरीके से वो आता है, अगर यहाँ से निकलेंगे तो वो सीधे के सीधे निकल जाते हैं इस तरीके से, उनमें बहुत कम डेविएशन होता है। अगर इसके पास से ऐसे आते हैं तो क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है उस अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, तो वो थोड़ा सा रिपेल हो जाता है इस तरीके से, थोड़ा डेविएशन होगा। लेकिन अगर ये और भी ज़्यादा पास आएगा इस तरीके से तो ये इस तरीके से फिर बाउंस होता है। और अगर एकदम हेड ऑन कॉलिजन हो जाएगा तो वो ऐसे कैसे पीछे आ जाता है। ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास काफ़ी कम होता है गोल्ड के जो न्यूक्लियस है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस होने के कारण ही ये चीज़ वापस आ सकती है। यहाँ पर मान लो आप ऐसे समझो कि बहुत बड़ी सी बॉल है और यहाँ से छोटी सी बॉल इस तरीके से जा रही थी तो छोटी वाली बॉल वापस आ जाएगी। लेकिन अगर हम गेम बदल दें, यहाँ पर हैवी गोल्ड न्यूक्लियस की जगह हम रखते हैं हल्का सा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो कि अल्फा पार्टिकल से 1/4 उसका मास है, उस केस में ये कैसे भी जाए, कितना भी हेड ऑन कॉलिजन कर ले, कभी भी ये वापस नहीं आएगा, है ना। उस केस में ये और ज़्यादा इधर चला जाएगा। कॉलिजन में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, हल्की चीज़ है ये, तो ये आगे मूव करेगी, ना कि ये पीछे बाउंस बैक होगा। और साथ में ये जो हमारे पास डेविएशन आ रहे थे इस तरीके से, ये भी काफ़ी कम हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास 2 प्राइमरी ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। पहला हो जाएगा नो बाउंस बैक और दूसरा हो जाएगा नो लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। What is the shortest wavelength present in a Paschen series of spectral lines? तो हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए पार्शियन लाइन क्या होती है, जहाँ पे किसी भी n से n = 3 पर ट्रांजिशन हो जाए। n = 3 पे ट्रांजिशन होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी, n = 4 से भी 3 पे गिर सकते हो, 5 से भी 3 पे गिर सकते हो, 7 से भी 3 पे गिर सकते हो, इनफाइनाइट से 3 पे गिरोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा। और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की मदद से वो वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, सबसे पहले तो इनफाइनाइट से हम आएंगे n = 3 पर, वैल्यू लगाएंगे फॉर्मूले की 1/λ = r की वैल्यू होती है 1.1 × 10⁻⁷
1/3 का स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, लेमडा इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10⁻⁻7। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाता है 818 नैनोमीटर। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है। देखो हमारे पास हाइड्रोजन लेवल्स होते हैं, ये वाले लेवल्स हमें याद होने चाहिए। अगर इनफाइनाइट से कोई चीज़ 3 पर आकर के गिरती है, देखो इनफाइनाइट पे एनर्जी लेवल होता है 0 या है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन हुआ है उसमें हमारे पास जो एनर्जी आती है वो आ जाती है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वेवलेंथ आएगी। वेवलेंथ का और एनर्जी का एक फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा। लेमडा एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेमडा यहाँ से सीधे सीधे आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 1.51, इतने एंगस्ट्रॉम, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है 8212 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली है हमारा 820 नैनोमीटर, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली है हमारा 820 नैनोमीटर। A difference of 2.3 electron volts separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level? अब ये कौन सा एटम है हमें नहीं पता, हाइड्रोजन हीलियम क्या है, वी डोंट केयर। हमें तो बताया कि दो एनर्जी लेवल के बीच में एक ट्रांजिशन हुआ है, एनर्जी गैप हमें दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि इसी एनर्जी के इक्विवेलेंट हमारे पास एक फोटोन आएगा। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैलकुलेशन करनी है तो ये है, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी कितनी थी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4.14 इंटू 10⁻⁻15। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हटा दो यहाँ से, इसी की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अगर आपको इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है तो आप ये भी रख सकते हो V इज इक्वल टू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन H। एनर्जी की वैल्यू कितनी थी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारी की सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में डालेंगे तो वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये वैल्यू आ गई है जूल में, डिवाइड कर दो H से। H क्या होता है हमारा, वो होता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है ये हमारी 5.55 इंटू 10⁻14, और यूनिट्स भी आप देखोगे तो जूल से जूल कट जाएगा, नीचे रहेगा सेकंड यानी कि पर सेकंड, और ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज की यूनिट हो जाती है। The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energies of the electron in this state? तो इस मॉडल में हम एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ों को अज्यूम करते हैं जैसे कि प्लानिटरी मोशन में होता है। प्लानिटरी मोशन में भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यहाँ पर भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यानी इनफाइनाइट उसका ऑर्बिटल है, तो हमारे पास उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। जैसे ही वो चीज़ यहाँ से यहाँ गिरती है और इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस के इस तरीके से ऑर्बिट करती है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, और वही एनर्जी हमें दी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर कुछ रिलेशंस होते हैं हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी खुद नेगेटिव होती है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, हम और एक चीज़ जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही सिंपल था, आगे चलते हैं। A hydrogen atom initially in the ground level absorbs a photon which excites it to the n is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. बहुत सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इस तरीके से फोटोन को एब्जॉर्ब किया और वो चक के चला गया n इज इक्वल टू 4 पे। अब हमें अगर ये सारे एनर्जी लेवल्स की वैल्यू याद है हाइड्रोजन लेवल के, जो आपको याद होने चाहिए, तो हम इसको तुरंत बता सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल है, डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, वो आ जाती है हमारी 13.6 माइनस
0.85। आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो आप इसको साइन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। पहले हमारी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें कुछ एनर्जी फोटोन की हमने जो ऐड कर दी, ई लेमडा में उसे लिख देता हूँ, उसके बाद हमारी फाइनल एनर्जी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वो हो जाती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन की वैल्यू आ जाती है 13.6 माइनस 0.85, इसकी वैल्यू आ जाती है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास फोटोन की एनर्जी आ चुकी है। इस एनर्जी को यूज़ करके हम इसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं और इसी एनर्जी का यूज़ करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो पहले फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 12.75 डिवाइडेड बाई 4.14 इंटू 10⁻⁻15 विच इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाई 12.75, ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 973 एंगस्ट्रॉम। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो वेवलेंथ निकालने के लिए। फिर उसके बाद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। यहाँ से हमारी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 4, ऊपर आएगा 16, नीचे आ जाएगा 15 इंटू 1.1 इंटू 10⁻7, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाती है 970 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही आसान था। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का पहले पार्ट 1 देख लेते हैं। यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन द n इज इक्वल टू 1, 2 and 3 लेवल्स। देन पार्ट बी रहेगा कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल। पहले पार्ट 1 देखते हैं। हमारे पास वेलोसिटी का ये सीधे सीधे हम फॉर्मूला इस बार यूज़ कर देंगे। तो v1 जब n इज इक्वल टू 1 है, v1 की वैल्यू आ जाती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू भी 1 होती है। v2 की वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाती है 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और v3 की वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 7.27 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं पार्ट बी की ऑर्बिटल टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो यहाँ पर उसका फॉर्मूला है नहीं, अच्छा है हमारे पास टाइम पीरियड, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, मेनली ये 3 फॉर्मूले याद होते हैं, यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। टाइम पीरियड क्या होगा, देखो टाइम पीरियड होता है हमारा 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये हो जाता है टाइम पीरियड। ये होता है 2πr डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो उससे हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। करेक्ट। वैल्यूज रखोगे यहाँ से 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 n स्क्वायर बाई z इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया हमारा 2πr डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकेंड। और टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला जाता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻16 n क्यूब डिवाइडेड बाई z स्क्वायर सेकेंड। ये यही वाला हमारे पास फॉर्मूला आ गया। जल्दी जल्दी वैल्यूज रखेंगे, जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। देखो t1 उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर n और z दोनों ही 1 है, तो सीधे सीधे आंसर आ गया 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। t2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, t2 की वैल्यू आ जाएगी 1.52 इंटू 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड। और t3 की वैल्यू आ जाती है 1.52 इंटू 10⁻16 मल्टीप्लाइड बाई 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4.10 इंटू 10⁻15 सेकेंड। बहुत ही आसान था। The radius of the innermost electron orbit of a hydrogen atom is 5.3 into 10⁻11 meter. What are the radii of n is equal to 2 and n is equal to 3? इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या था 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। यहाँ पे 0.53 बोल दिया गया है, तो हम r का फॉर्मूला यूज करेंगे। r इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम।
यहाँ पर बस वैल्यूज रखते जाना है हमको। z की वैल्यू तो 1 ही है, तो r2 की वैल्यू हो जाएगी 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 2.12 एंगस्ट्रॉम। और r3 की वैल्यू हो जाएगी 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, जिसकी वैल्यू हो जाती है 4.77 एंगस्ट्रॉम। बहुत आसान सवाल था, आगे चलते हैं। A 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? तो इसमें एमिट कैसे होगी? देखो, पहली बात तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर कोई फोटोन आता है तो ये तभी एब्जॉर्ब होता है जब उसकी एनर्जी एग्जैक्टली मैच करती है कि वो इस लेवल तक आ पाए। लेकिन यहाँ पर फोटोन से थोड़ी ना हम कोई बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का कोई भी फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो सकता है। मान लो इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी, ये गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है, आप इसको मान सकते हो। तो हम बोलेंगे एनी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब। अब देख लेते हैं कि यहाँ से उछल करके इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम किस लेवल तक जा सकता है। क्लियर? तो हम देखते हैं n इज इक्वल टू 1 से 2 तक क्या हमारा इलेक्ट्रॉन जा सकता है। 1 से 2 तक की हमारी जो एनर्जी का गैप है, ये वाला गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, ये वाला ट्रांजिशन ग्राउंड फ्लो से एक्साइट हो सकता है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक। अब देखते हैं 1 से लेकर अगर हमें 3 तक जाना है, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 तक, तो हमारे पास जो एनर्जी गैप आता है वो होता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 12.1 12.5 से कम है, तो ये वाला भी ट्रांजिशन हमारा हो जाएगा। और अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं एक और, कि अगर 1 से लेकर हमें 4 n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 तक जाना है, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आ जाती है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 12.75 इससे ज़्यादा हो गया, इतनी हमारे पास एनर्जी नहीं थी जिससे हम बम्बार्ड कर रहे थे उसके पास, तो वो ये वाला ट्रांजिशन नहीं करा पाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ चला जाए और फिर यहाँ पर इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन टकरा जाए और उसके बाद फिर से उसको 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए, और वो तो पता नहीं कहाँ इनफाइनाइट के ऊपर बाहर ही निकल जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसलिए वो नहीं होता है, वो सब हमें कंसिडर नहीं करना। हमारे पास बस यही तरीके के ट्रांजिशन हो गए। अब हम n इज इक्वल टू 3 तक जा चुके हैं। n इज इक्वल टू 3 से हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, और जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा। वही वाली वेवलेंथ हमें देखने की कौन सी एमिट हो रही होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबल हमारे पास ट्रांजिशंस क्या क्या हैं। एक हो सकता है हमारे पास 3 से हम डायरेक्टली 1 पर आ गए। दूसरा हो सकता है हम 3 से पहले 2 पर गए और फिर 2 से हम 1 पर आ गए। अब बताओ ये कौन कौन सी सीरीज के हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास 1 पर कहीं से भी आकर के कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो जो लाइट निकलती है वो आती है लायमन सीरीज में। अगर 2 पर गिरती है कोई भी चीज़ कहीं से आकर के वो होती है बामर, और फिर अगर 3 पे कोई गिरती है तो वो होती है फास्टन। तो 1 पे कौन कौन से गिर रहे हैं, ये दोनों लायमन सीरीज के हो जाएंगे। और ये वाला जिसमें n इज इक्वल टू 2 पर इलेक्ट्रॉन आकर के रुक रहा है तो वो हो जाएगा बामर। हमारे पास सीरीज आ गई। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस कितना है। 3 से 1 अगर आप डायरेक्ट गिरते हो 3 से 1, तो हमारे पास जो एनर्जी गैप आने वाला है वो यही वाला आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 से 2 पर गिरे, 3 से 2 पर गिरते हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारे पास 2 से लेकर 1 पर, 2 से लेकर 1 ये होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू जाती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास सारी की सारी एनर्जीज आ गई फोटोन की। क्या हम इससे वेवलेंथ निकाल सकते हैं? बहुत ही हमारे पास अच्छा सा फॉर्मूला है। वेवलेंथ के लिए वैल्यू आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाई 12.1। यहाँ पर वेवलेंथ आएगी 12400 अपॉन 1.89, और यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाई 10.2। सारे आंसर एंगस्ट्रॉन्ग में आने वाले। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 1025 एंगस्ट्रॉन्ग। ये वाली वैल्यू आ जाती है 6560 एंगस्ट्रॉन्ग, और ये वाली वैल्यू आ जाती है 1216 एंगस्ट्रॉन्ग। तो अगर आपसे नैनोमीटर में आंसर पूछा जाएगा तो आप इसको क्या बोल दोगे? 103 नैनोमीटर। ये हो जाएगा 656 नैनोमीटर, और ये हो जाएगा 122 नैनोमीटर। बहुत ही आसान और अच्छा सवाल था।
In accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius with orbital speed of mass of Earth given as तो बोस मॉडल में होता क्या है, बोस मॉडल ने बोला था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, ऐसे वो कंटिन्यूसली वेरी नहीं करता, उसकी कुछ स्टेप्स में वेरिएशन होता है और वो स्टेप बहुत ही छोटी है। अर्थ के केस में देखते हैं उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है mv/r, उसकी वैल्यू होती है nh/2π। ये वैल्यू कहाँ से आती है, उन्होंने बोला था कि जो हमारा पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है वो मान लो उसकी कोई तो वेव फंक्शन होगा और उन वेव्स का जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब जाकर के हमारे पास वो वैल्यू स्टेबल होती है। तो वहीं से हमारे पास ये वाली कंडीशन निकल के आती है। वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। हमें पता करना है कि हमारा n की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाती है 2πmvr डिवाइडेड बाय h। वैल्यूज रखो 2 इंटू 3.14 इंटू मास की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 इंटू 10⁻24। वेलोसिटी है 330,000 ही लिख देता हूँ इसको तो। और तीसरी चीज़ क्या है, रेडियस है 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻34। कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आती है 2.56 इंटू 10⁻74। मजाक बना दिया है, इतना ज़्यादा n की वैल्यू आई है। तो अब इसमें क्या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो हम मान लेते हैं कि क्वांटाइज होगा, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं और वो इतनी सारी स्टेप्स हो गई है बढ़ते बढ़ते कि इसको आप ऑलमोस्ट कंटिन्यूस मान सकते हो। जैसे पानी में बॉटल को भी हम कंटिन्यूस मानते हैं, ऐसे नहीं बोलते इसमें 50 मॉलिक्यूल्स हैं 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कंटिन्यूस मानते हैं। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमने सारी की सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए। अब बचती हैं एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइजेज जहां पे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस which help you understand the difference between Thomson's model and Rutherford's model better। Thomson's model क्या था, Thomson's plum pudding model था जिसमें इस तरीके से लड्डू की तरह बीच बीच में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स थे। ये था हमारा Rutherford's न्यूक्लियर मॉडल जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास, ऑलमोस्ट सारा का सारा मास एक बहुत ही छोटे से न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। इज द एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय ए थिन गोल्ड फॉयल प्रेडिक्टेड बाय थॉमसन्स मॉडल मच लेस अबाउट द सेम और मच ग्रेटर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल। देखो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से अगर इस तरीके से एक थिन वॉल है और यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल्स को इस तरीके से भेज रहे थे, करेक्ट, इस तरीके से, तो क्या उनका कुछ डेविएशन होगा। अब इस मॉडल के हिसाब से यहाँ पर कोई खाली जगह नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव मास पूरे में फैला हुआ है और हमने यहाँ से छोटे छोटे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को भेजा है, तो ज़रूर उनका कुछ रिपल्शन होगा। यहाँ पर आप इस वाले को देखो तो इसमें पूरा मास मोस्टली इधर कहीं है, तो उसके ऊपर इधर कहीं डेविएशन हो जाएगा उसका, फिर इधर कहीं डेविएशन होगा, इधर कहीं डेविएशन होगा, कुछ ना कुछ डेविएशन उसका भी होगा। वो सीधे तो नहीं जाने वाला, किसी एंगल पे ही निकलेगा, थोड़ा थोड़ा डेविएशन होगा पर उसमें। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे पॉइंट चार्ज नहीं है कि एकदम हेड ऑन कॉलिजन होकर के एकदम फटाक से एंगल बदल गया, स्लाइडली ग्रेजुअली धीरे धीरे बदलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेविएशन हमें देखने को मिलता है। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल में क्या होता है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे निकल जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। लेकिन कुछ एक के साथ ऐसा होता है कि वो टकरा के इधर चला गया, कुछ तो टकरा करके एकदम बाउंस बैक भी कर जाते हैं। लेकिन आप इनका एवरेज लोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा खाली है, तो बहुत ही कम लार्ज डिफ्लेक्शन वाले उस तरीके के कोलिजन्स होते हैं। तो एवरेज लोगे तो एवरेज लगभग सेम आ जाता है, ठीक है। अब वो सेम कैसा है एग्जैक्टली गिनने तो आपको नहीं बैठना है, आपको ये वैल्यू याद रख सकते हो, ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे आंसर आता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड स्कैटरिंग i.e. स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री प्रेडिक्टेड बाय थॉमसन्स मॉडल मच लेस अबाउट द सेम और मच ग्रेटर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रदरफोर्ड्स मॉडल। अब इस मॉडल में हमारे पास जब भी इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आता था तो वो किसी हैवी पॉइंट चार्ज जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उससे नहीं टकराता है, तो वो एग्जैक्टली ऐसे पीछे नहीं आते, वो थोड़े बहुत इस तरीके से डेविएट होते हैं। यहाँ से जाएगा, इस तरीके से डेविएट होगा और इधर डेविएट होगा, फिर ये वाला इधर कर देगा, इस तरीके से जाता है। वहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी कि वो जाएगा और पीछे टकरा जाएगा बहुत ही कम है, होगा ही नहीं। ऐसा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे सेम आते जाएँ और फिर परफेक्टली अलाइन हो तो वो ऐसे आएगा और फिर बीच में आ गया। अब यहाँ पर इस तरफ ज़्यादा एटम होंगे, इधर कम होंगे, तब जाकर के वो पीछे आना शुरू करेगा, तब वो पीछे आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर
जबकि जो कोलिजन्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर कोलिजन होता है तब वो इधर भी भेज सकता है, 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 डिपेंडिंग अपॉन कितना ओब्लिकली या कितना हेड ऑन कोलिजन हमारा हो रहा है। तो इस बार हमारा आंसर हो जाएगा मच लेस चांसेस ऑफ बैकवर्ड स्कैटरिंग। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। Keeping other factors fixed, it is found experimentally that for small thickness t, the number of alpha particles scattered at moderate angles is proportional to t. What clue does this linear dependence on t provide? अब यहाँ पे पहले सवाल समझते हैं बोला क्या जा रहा है। अगर हम पतली थिकनेस की बात करें, यानी एकदम ये थिन इस तरीके से फिल्म है, इसमें इधर से मान लो हम इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करा देते। अगर ये थिकनेस टी काफ़ी कम है तो अगर मैं फिर टी को चेंज करूं, ऐसा नहीं यहाँ से 1 किलोमीटर लंबा कर दूं उसको, उसी कम रेंज में थोड़ा थोड़ा उसको करना है। यहाँ से अगर मैं इसको इतना कर दूं, डबल कर दिया, इतना तक चलेगा, तो हम देखते हैं कि टी में बदलाव करने से जो हमारे पास क्या चीज़ का द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वो लीनियरली वेरी करता है। लीनियर वेरिएशन मतलब जितना ज़्यादा ये टी होगा उतना ज़्यादा वेरिएशन होने लगेगा। तो इससे पता क्या चलता है, देखो यहाँ पर हमें पता है कि मोस्टली एटम एक एम्प्टी स्पेस होती है, उसमें कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब बहुत ही कम कोलिजन्स होंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे सीधे निकल जाएंगे, कुछ एक का ही इस तरीके से कोलिजन होता है, करेक्ट। और एक बार उसका कोलिजन हो गया तो दूसरी बार कोलिजन हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि पहले कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, दूसरे की तो और भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि हम ओनली सिंगल कोलिजन्स को कंसिडर करते हैं कि थिकनेस इतनी ही थी, थिन ही था अभी तक, तो हम सिर्फ अज्यूम करेंगे कि एक ही कोलिजन हो रहा है, इसीलिए लीनियरली वेरी हो रहा है। अब जितने ज़्यादा यहाँ पर आप थिकनेस बढ़ाओगे उतने ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास एटम्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी लीनियरली बढ़ेगी। और एक पॉइंट के बाद ऐसा हो जाएगा कि ये सिंगल कोलिजन वाली चीज़ को हम अज्यूम नहीं कर सकते, फिर डबल कोलिजन्स होने लग जाएंगे, वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो उसको आपको समझने की ज़रूरत अभी नहीं है। आगे चलते हैं। In which model it is completely wrong to ignore multiple scattering for the calculation of average angle of scattering of alpha particles by a thin foil? तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में हमारे पास देखो वो जो भी अल्फा पार्टिकल इधर आता है वो किसी भी एटम से बिना टकराए आगे निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक लड्डू इधर है पूरा का पूरा भरा हुआ है, राइट। जबकि यहाँ पर एटम ऑलमोस्ट पूरी तरह खाली होता है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी का एक सिंगल कोलिजन भी हो जाए, मोस्टली तो वो सीधे के सीधे निकल जाएंगे। तो इस केस में हम बोलेंगे कि कंप्लीटली रॉन्ग होगा इग्नोर करना मल्टीपल स्कैटरिंग को। तो यहाँ पर मल्टीपल स्कैटरिंग होती है और उसके लिए हम मल्टीपल कोलिजन थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में अज्यूम हमें करना ही पड़ेगा। The gravitational attraction between electron and proton in a hydrogen atom is weaker than the Coulomb attraction by a factor of 10 raised to power minus 40। ये तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। An alternative way of looking at this fact is to estimate the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom if the electron and proton were bound by gravitational attraction instead of electrostatic attraction. You will find the answer very interesting। तो देखते हैं इसमें पूछा क्या जा रहा है। हमें बोला गया है कि आपके ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कूलम्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मानते थे, उसकी जगह हमें उसको इग्नोर करके इस बार सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को मानना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो ये पहली बात तो रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और देखते हो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बोस मॉडल के हिसाब से सबसे पहले तो हम देखते हैं उसके बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा। फोर्स लगा हुआ जी, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यही जो हमारे पास फोर्स लग रहा है इस तरफ वही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो हो जाता है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे हम प्रोटॉन को बहुत हैवी मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास की बात हो रही है, सैटेलाइट मोशन चल रहा है, एम ई वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से एक आर से ये कट जाता है और हमारे पास वैल्यू जाती है वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी एम पी, क्योंकि एम ई से एम ई को भी मैं काट दूंगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। बोस मॉडल के हिसाब से हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है का मतलब पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम लिखो एम वी आर। यहाँ पर मास किसका होगा, जो चीज़ घूम रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम ई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि रेडियस आर क्या है।
तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखो मैं 2 का स्क्वायर करके उसको 1 से डिवाइड कर दूंगा। तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास 1 में LHS में क्या है, वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म स्क्वायर हो जाएगी जो हो जाती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर, और इस तरफ नीचे हमारे पास जी एम पी, तो यहाँ पर इसे डिवाइड करना है तो वो नीचे आ जाएगा जी एम पी। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सीधे आंसर आ जाता है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जी एम पी एम ई का स्क्वायर। और सारी की सारी यहाँ पे हमें वैल्यूज रखते जाना। आप देखो n की वैल्यू हम मान रहे हैं 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6.63 इंटू 10⁻34, इसका भी कर दो स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे बहुत ही बड़ी टर्म आने वाली है 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू होती है 6.66 इंटू या 67 ले लो 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, इसका स्क्वायर कर दो और अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻29 मीटर। ये जो रेडियस आया है इतना बड़ा अगर हमारा एक एटम हो जाएगा, इसका मतलब वो हमारे एटम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो अभी तक हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे भी बड़ा हो गया। तो देख लो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ऐसा होता तो हमारा जो जितना बड़ा यूनिवर्स है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो पूरा का पूरा एक एटम में समा जाता। तो अब सोचो क्या कोई ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है ना, एक एटम तो हम देख नहीं सकते, हाइड्रोजन एटम, उस हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करता हो और वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाते हैं, ऐसी कुछ और वहाँ पे अलग फिजिक्स चलती होगी, एक अलग यूनिवर्स बना हुआ है हाइड्रोजन एटम के अंदर। क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है? सोचो सोचो और हम चलते हैं अगले सवाल पे। Obtain an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom de-excites from level n to level n-1. For large n, show that this frequency equals to the classical frequency of revolution of the electron in the orbit. बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की शुरू करते हैं। देखो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ n माइनस एनर्जी ऑफ n-1 है ना, पहले n पे थे, वहां से ट्रांजिशन करके कम एनर्जी वाले n-1 पे आ गए, तो इससे जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमने एनर्जी का डिफरेंस निकाला और यही हो जाएगी हमारे फोटोन की एनर्जी, वो हो जाएगी h न्यू। अब ये हमें पता करना है, देखो किसी भी nth ऑर्बिट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e⁴m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस, अब n-1 के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बस ये n की जगह n-1 आ जाएगा, तो -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e⁴m डिवाइडेड बाय n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते ही वैल्यू आ जाती है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e⁴m अपॉन h स्क्वायर, ठीक। और हमारे पास देखो ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस प्लस हो गए थे, तो ये 1/n-1 का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा 1/n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर न्यू h को भी मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास q। अब हमें बस इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e⁴m डिवाइडेड बाय h क्यूब n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, है ना, होल स्क्वायर को खोल दिया है मैंने, यहाँ पर बचता है n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, और यही हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। यहाँ पर n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट जाता है और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e⁴m अपॉन h क्यूब
और देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें देखना क्या है कि अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, फॉर n मच ग्रेटर देन 1, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू n की, तो उस केस में 2n में से एक माइनस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इसी तरीके से n माइनस 1 को भी हम अप्रोक्सीमेटली n मान सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास n की पावर 4, ऊपर बचता है 2n, इनको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 2/n क्यूब। अब उससे आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ जाती है, फॉर इसकी वैल्यू आ जाती है 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e की पावर 4m डिवाइडेड बाय n क्यूब h क्यूब इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। अब क्लासिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी बार, तो क्लासिकल मतलब क्या होगा उसका, एक सेकंड में यहाँ पर ये कितनी बार चक्कर लगा रहा है। तो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2πr। यहाँ पे देखो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब बहुत तेज तेज वो घूम रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आने वाली है। और रेडियस बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब रेडियस इतना बड़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसको एक सेकंड में वो कम नंबर ऑफ चक्कर अब लगा पाएगा। करेक्ट, सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। यहाँ पे फॉर्मूले में रखते जाएंगे। v की वैल्यू होती है 2π/k(e²/n(h) डिवाइडेड बाय 2πr का फॉर्मूला क्या है, n²h²/4π²k(e²m). यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4π²k²e⁴m डिवाइडेड बाय n³ ये हमारी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और आप देख सकते हो ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के ही बराबर आ रही है। क्लास 11 चैप्टर 2 डायमेंशनल एनालिसिस देखो यहाँ पर फिर से आ रहा है क्लास 12 में। Classically, an electron can be in any orbit around the nucleus of an atom. Then what determines the typical atomic size? Why is an atom not say 1,000 times bigger than its typical size? The question had greatly puzzled Bohr before he arrived to his famous model of the atom that you have learned in the text. इसमें बोला क्या जा रहा है कि अगर एक हमारे पास इस तरीके से एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो हम वो ग्राउंड लेवल में ही क्यों रहता है, वो इधर उधर क्यों नहीं, ज़्यादा वाले में रह सकता है तो क्यों नहीं रहता, और अगर रह सकता है तो हम एटम का साइज़ किसे बोलेंगे, इस बड़े वाले को बोलेंगे या ग्राउंड स्टेट वाले को बोलेंगे, किसको बोलेंगे। तो यही सवाल बोर को परेशान करते रहते थे। टू सिमुलेट वॉट ही माइट well have done before his discovery, let us play as follow with the basic constants of nature and see if we can get a quantity with the dimension of length that is roughly equal to known size of an atom, which is 1 angstrom. तो उस वक्त हमें एक एटम की अप्रॉक्सीमेट साइज पता थी कि वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। अब उन्होंने सोचा कि हमारे पास जितने भी कांस्टेंट होते हैं सबको पटको और एक मिक्सर में लगा डालो और डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए पता करने की कोशिश करो कि क्या इनसे कहीं कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास की आ रही है या नहीं। तो उन्होंने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। कंस्ट्रक्ट ए क्वांटिटी विद द डायमेंशंस ऑफ लेंथ फ्रॉम फंडामेंटल कांस्टेंट E, M, E एंड C, है ना। चार्ज भी एक फंडामेंटल चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल है, वो बदलता नहीं है, और लाइट की स्पीड तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इन तीनों का यूज़ करके हम यहाँ आना चाहते हैं, तो इन तीनों के डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस क्या मिलकर के हम बना सकते हैं। देखो हमें आना है डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज के डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर टाइम, तो इसको AT में लिख सकता हूँ। फिर हमारे पास डायमेंशंस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा M1, है ना, मास में 1 डायमेंशन होता है। और डायमेंशंस ऑफ लाइट की स्पीड वो हो जाएगा M0 LT-1। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या हमें लेंथ का डायमेंशन मिल सकता है? क्या इन तीनों के कोई भी कॉम्बिनेशन से, देखो इसका कुछ भी कॉम्बिनेशन करके अगर मुझे लेंथ का डायमेंशन बनाना है तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, है ना, A का तो 0 ही कर देना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, इन तीनों के कोई भी कॉम्बिनेशन से आप सिर्फ लेंथ पे पहुंच नहीं सकते। तो हम क्या करें, हम फिर कुछ और कॉन्स्टेंट्स को ले लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पक्के से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा कूलम्स कांस्टेंट है उसको ले लो।
तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू हम और ऐड कर लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ के, है ना। उसकी डायमेंशन क्या होता है, वो होता है m l3 t - 4a - 2। अब इनके कुछ कॉम्बिनेशन से हमें डायमेंशन ऑफ लेंथ में डायमेंशन निकाल देना है। तो क्या करेंगे हम करेंगे e की पावर a, m e की पावर b, c की पावर c और k की पावर d, इनको इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें मिल जानी चाहिए लेंथ। करेक्ट। सारे के सारे रख दो यहाँ पर डायमेंशन a t, इस तरीके से a, फिर मास के लिए m की पावर आ जाएगी b, लाइट की स्पीड का है l t - 1, इसकी मल्टीप्लाई उसकी पावर चढ़ा दो c, और k के डायमेंशन है m l3 t - 4a - 2, इसको चढ़ा पावर d, मिलकर के हमारे पास आना चाहिए m0 l1 t0 a0। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो, अगर हम सिर्फ मास के m की इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे m के लिए वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मास की एक टर्म यहाँ पर आ रही है, दूसरी टर्म यहाँ पर आ रही है, तो हम लिख सकते हैं b + d इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मास के में डायमेंशन है 0। इसी तरीके से लेंथ की अगर आप बात करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर लेंथ में एक c आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यह आ जाता है c + 3d इज इक्वल टू 1। t के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो, t को देखो यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो t के लिए हम लिख सकते हैं a - c - 4d इज इक्वल टू 0, और लास्ट हमारा बच जाता है a। a के लिए आप लिख सकते हो a, यहाँ से आ गया हमारे पास a, और यहाँ से -2d राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल्स हैं, इसको अब सॉल्व किया जा सकता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, a की वैल्यू 2 आती है, b की वैल्यू आती है -1, c की वैल्यू आती है -2 और d की वैल्यू आ जाती है 1। अब इन सभी वैल्यूज को रख के हमारी वो जो क्वांटिटी बनती है ना, एक क्वांटिटी बना रहे थे हम यहाँ से, वो क्वांटिटी क्या आती है, वो क्वांटिटी आ जाती है e²। देखो e की पावर a है यानी e², मास की पावर है यहाँ पर b यानी कि -1, तो मास आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में m, और फिर c की वैल्यू -2 है यानी c नीचे c² आ जाएगा, और हमारे पास k की वैल्यू है 1। तो ये हमारी क्वांटिटी आ जाती है। इसकी वैल्यूज रखते जाओ सबकी। e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा था यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, c² की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸, उसका कर दो स्क्वायर, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 2.82 × 10⁻15 मीटर। हमारी एटॉमिक साइज उस वक्त जो भी पता थी वो कितनी थी, 10⁻10 मीटर। ये कितनी आ गई, 10⁻15। हाँ, 1 लाख टाइम्स, उसमें इतना ज़्यादा 10⁵ का फैक्टर आ गया। तो ये क्वांटिटीज़ हमारी एक्चुअली सही नहीं रही है। तो हम एक काम करते हैं, पार्ट बी पर चलते हैं इस क्वेश्चन के। पार्ट बी में यू विल फाइंड द लेंथ ऑब्टेन ए एज मैनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द एटॉमिक डायमेंशंस। फर्दर इट इन्वॉल्व्स सी। तो सी mc² की एक टर्म आ रही थी, देखो यहाँ पे mc² है ना। तो ये तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ रेस्ट मास और वो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतनी तेज तो नहीं चक्कर लगा रहा है एटम में, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने बोला कि ये mc² वाली चीज़ हमारे काम की नहीं है, तो उन्होंने सी वहाँ से हटा दिया। बट द एनर्जीज आर नॉन रिलेटिव। दिस इज व्हाट मे हैव सजेस्टेड बोर टू डिस्कार्ड सी एंड लुक फॉर समथिंग एल्स टू गेट द राइट एटॉमिक साइज। उन्होंने सी को हटा दिया, और उस वक्त तक प्लैंक्स कांस्टेंट h की भी, मतलब उसको काफ़ी लोग जान दे चुके थे। तो बोल्स ने यहाँ से बोर को आइडिया है, और उन्होंने फिर अब c को हटा दिया। अब h, me और e को लेकर के उन्होंने फिर से ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करी जिसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर आ जाए। तो अब फिर से हमें वही सारी चीज़ें दोबारा करनी है। h यानी कि हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जूल सेकेंड, उसकी यूनिट होती है। जूल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, F × L × सेकेंड। फोर्स होता है mLT-2 इंटू L × T। तो यहाँ से हमारे पास इसके डायमेंशन आ जाते हैं m
L2T-1। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके डायमेंशन हो जाएगा m1। और हमारे पास और तीसरा चीज़ क्या ली है, चार्ज E के डायमेंशन हो जाएंगे करंट एंड टाइम। और फिर हमें देखो इन तीनों के किसी भी कॉम्बिनेशन से हमको क्या चीज़ नहीं मिल सकती, लेंथ नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर भी आ रहा है और बहुत सारी गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। इसके कॉम्बिनेशन से आपको लेंथ नहीं मिलेगी, तो हमें फिर से एक और कांस्टेंट को लेना पड़ेगा। और कौन सा कांस्टेंट ले, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के को ही ले लेते हैं। तो हमारे पास के आ जाता है, के डायमेंशन है हमारे पास ML3T-4A-2। इनके कॉम्बिनेशन से बनाओ फिर से एक और चीज़, ठीक है। तो हमारी क्वांटिटी हम बना देते हैं, देखो E की पावर A, M की पावर B, H की पावर C और K की पावर D। ऐसे मैंने एक टर्म बना दी जिसके डायमेंशन होने चाहिए L के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, E का है AT की पावर A, M का M आ जाएगा उसकी पावर B, H के लिए हम रखेंगे ML2T-1, इसकी पावर चढ़ा दो B। और फिर हमारे पास K के लिए हम वैल्यू रख देंगे ML3T-4A-2, इसकी पावर चढ़ा दो D। इन सब के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, M0 L1 T0 A0। चारों के कोफिशिएंट है ना, इन चारों के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, चार वेरिएबल हैं A B C D और आपको एक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे मैंने फिर से B क्यों लिख दिया, इसको C करना पड़ेगा। M के कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट करोगे तो आपको मिलता है B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। देखो B यहाँ पर M आया था, C में भी M आया हुआ था और D में भी एक M आया हुआ था। अगर आप L के कंपेयर करोगे तो L के से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, L देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 2C प्लस 3D इज इक्वल टू 1। ML और T के भी कंपेयर कर लो, T के कंपेयर करने से कहाँ कहाँ पर है, A माइनस C माइनस 4D, A माइनस C माइनस 4D इज इक्वल टू 0। और अब कंपेयर कर लेते हैं हम, बचा हुआ हमारा क्या है, A एम्पियर। तो यहाँ पर A आ जाता है और कहाँ आ रहा है, -2D, A माइनस 2D इज इक्वल टू 0। अब इनको आप सॉल्व करोगे, चार इक्वेशन बहुत सिंपल सी, चार वेरिएबल सॉल्व करना आसान नहीं होगा। कुछ कॉम्बिनेशन घुमा के देखो 1 2 3 4, और भाई बोर ने इतना बड़ा काम किया है तो ये तो कर ही सकते थे वो। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू -1, C इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू -1। यहाँ पर सारी सारी वैल्यूज रख दो तो हमारी वो जो टर्म बन जाती है ना, E की पावर A, E की पावर -2 हो गया तो E चला गया हमारे डिनोमिनेटर में, E स्क्वायर नीचे आ गया। B की पावर है -1 तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नीचे आ गया। C की पावर है 2 तो ऊपर आ गया H स्क्वायर, और K की पावर आ रही है -1। ये हमारी टर्म आती है और इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो न्यूमेरिक वैल्यूज डाल डाल के तो वो उसी ऑर्डर की आ जाती है जिस ऑर्डर का हमारा एटॉमिक साइज उस वक्त पता था। लेकिन बोर ने कोई और वैल्यू यूज़ करी थी, बोर ने एक्चुअली जो क्वांटिटी यूज़ करी थी वो H/2π यूज़ कर लिया था हमने, H/2π का स्क्वायर E स्क्वायर MEK, इसको उन्होंने यूज़ किया था। क्लियरली ये जो वैल्यू आई है H/2π, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता कर सकते, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, वो हम नहीं पता कर सकते। उन्होंने किया होगा, क्यों किया होगा, वो सोचते रहते होंगे कि एंगुलर मोमेंटम तो वैसे भी क्वांटाइज आ रहा है, उसमें भी NH/2π का फैक्टर आ रहा था कुछ, या ठीक है यार, हिट एंड ट्रायल बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता उनका प्रोसेस क्या था लेकिन NCERT में आंसर इससे आता है। यहाँ पे आप सारी की सारी वैल्यूज़ रखोगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो कि आ जाता है हमारे एटॉमिक साइज के बराबर। तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ है। The total energy of an electron in the first excited state of the hydrogen atom is about -3.4 electron volt. What is the kinetic energy of the electron in this state? What is the potential energy of the electron in this state? And which of the answers above would change if the choice of the zero potential energy is changed? इससे आसान आंसर सवाल कुछ हो नहीं सकता। देखो ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, तो हम जानते हैं कि ये कौन से में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 2 पर है। ये हमारा हाइड्रोजन के लेवल्स होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी n इज इक्वल टू 2,
जो ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये एकदम प्लैनेटरी मोशन की तरह एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, हम दोनों ही केसेस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं 0। फिर उसके बाद वो नीचे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो होता है टोटल एनर्जी, वही टोटल एनर्जी यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, तो हमारे पास व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इन दोनों ही केसेस में वैसा होता है, दोनों ही प्लैनेटरी मोशन टाइप की चीज़ है। प्लैनेटरी मोशन ही है एक तो एक्चुअली, दूसरा प्लैनेट नहीं है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, वो प्लैनेट तो नहीं बोलेंगे उसको, जो भी है। यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी देखो, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट? तो देखो हमारे पास होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस के। तो यू की वैल्यू जाती है टी माइनस के। तो टी की वैल्यू थी माइनस 3.4, साइन का जरूर ध्यान रखना, माइनस प्लस 3.4, जो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पार्ट सी में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द आंसर्स अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। तो देखो काइनेटिक एनर्जी में तो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो रेफरेंस कहीं भी हो, ये इसमें ना मास बदल रहा है ना वेलोसिटी बदल रही है, तो कुछ चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है। पोटेंशियल एनर्जी में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 लिया था, इसीलिए ये वाली वैल्यू आ रही थी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप 5 मान लोगे तो यहाँ पर भी प्लस 5 ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो सकती है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। इफ बोस क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है विच इज NH/2π, है ना, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रखते जाओ, एंगुलर मोमेंटम उतना ही हो सकता है, इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, it should be equally valid for the case of planetary motion also. Then why do we never speak of quantization of orbits of planets around the sun? सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था तो बोल दिया गया था कि यहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, वो कुछ फिक्स वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ के बाद हमें दिखता है कि दूसरा ऑर्बिट यहाँ आता है, किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे आता है, जहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ बीच में कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगा, वो नहीं होती है ऐसी चीज़। तो एक फिक्स्ड लोकेशन के बाद ही, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस के बाद ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो प्लैनेटरी मोशन में ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर यहाँ पर अर्थ है तो पहला मून यहीं पे घूम सकता है, उसके बाद सैटेलाइट को आगे जाना होगा तो वो थोड़ा ऊपर एक फिक्स स्टेप के बाद ही जा पाएगा, और फिर एक तीसरा फिक्स स्टेप के बाद ही जा पाएगा। ऐसा तो नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो प्लैनेटरी मोशन में तो हम कंटिन्यूसली मानते हैं कि वो किसी भी डिस्टेंस पे ऐसे कहीं भी चक्कर लगा सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ कि जो वैल्यूज़ हैं, जिस स्केल पे अर्थ का प्लैनेटरी मोशन होता है, वहाँ पर इस तरीके से आप अलग अलग ऑर्बिट्स बनाओगे तो उनके बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा कम होता है कि वो एकदम कंटिन्यूस बैंड की तरह हो जाता है, उसका डिफरेंस का स्टेप का कोई मतलब नहीं बचता, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, MVR हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसकी वैल्यू है NH/2π, कंजर्व्ड है। n की वैल्यू पता करते हैं, n की वैल्यू हो जाएगी 2πmVr/h। सारी की सारी वैल्यूज रखते जाओ, अर्थ वाली जो भी हैं, तो 2 × 3.14 इंटू अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी है 30,000 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई डिस्टेंस की वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर, डिवाइड कर देंगे हम प्लैंक्स कांस्टेंट से जो होता है 6.63 × 10⁻34। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, आता है 2.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, गेस करो 74। अभी क्या नंबर है, किस तरीके का नंबर है ये? इतना बड़ा नंबर है, इसको सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद और हम जानते हैं कि जब n की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, तो जो बीच में एनर्जी गैप है वो कम होता जाता है ना, नेक्स्ट गैप कम होगा कम होगा कम होगा, तो इतने कम हो जाते हैं वो गैप, फिर पूरा कंटिन्यूस है। उसके बाद यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो नंबर कहाँ है, वो गैप कितना है उन ऑर्बिट्स के बीच में, बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए हम ये क्वांटाइजेशन की बात अर्थ के प्लैनेटरी मोशन में नहीं करते। ये सवाल नीट में भी आया था। ऑब्टेन द फर्स्ट बोस रेडियस एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए म्यूनिक हाइड्रोजन एटम IA
An atom in which a negatively charged muon of mass of about 207 times mass of electron orbits around a proton. देखो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छा ये न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियन होना चाहिए, मैंने बनाए हुए हैं बहुत सारे तो वही चिपका दिया। इसके चारों तरफ जब ये इस तरीके से घूमता है तो इसके रेडियस का हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव कर लिया था और इसकी टोटल एनर्जी का भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं, डेरिवेशन में भी हम नहीं जाएंगे। इन दोनों ही फॉर्मूलों में आप देखोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म आ रही है कहीं ना कहीं, राइट। अब हमसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन की जगह हम म्यूऑन को ले लें, ठीक है। तो म्यूऑन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? चार्ज तो उसका उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी ई के बराबर ही चार्ज है, लेकिन मास है उसका 207 टाइम्स ME। तो उसके कारण वैल्यूज़ में क्या चेंज आ जाएगा? तो ये देखने के लिए बहुत ही आसान है। अगर हम पहले इस रेडियस की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1/m ऑफ द ऑर्बिटिंग पार्टिकल। वो इलेक्ट्रॉन है कि म्यूऑन है हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ म्यूऑन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यूऑन। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेडियस ऑफ म्यूऑन वाला जो रेडियस है उसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ म्यूऑन कितना दिया है? 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पर कट जाएंगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेडियस ऑफ म्यूऑन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना आया था? 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है फर्स्ट वाले के लिए, डिवाइडेड बाय 207 ही यहाँ पर है, इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 2.56 इंटू 10⁻13 मीटर। अब बात कर लेते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी का ये हमारे पास फॉर्मूला था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो टोटल एनर्जी फॉर म्यूऑन डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ म्यूऑन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मास ऑफ म्यूऑन इज इक्वल टू 207, ये हमें दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो 207 है। यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी म्यूऑन के केस में आ जाएगी 207 टाइम्स टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -2.8 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप लिख सकते हो -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी के साथ हमने एटम्स चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व कर लिए। जी हाँ देवियों और सज्जनों, आपको क्रैशअप पे मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या फिर आप इस UPI एड्रेस पर भी डोनेट कर सकते हो। मेरा मानना है सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में मिलनी चाहिए, तो प्लीज सपोर्ट मी इन दिस मिशन। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो देवियों और सज्जनों सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।